हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस फॉर द बीबीआई टीवाई। ठीक है, टीवाई बीबीआई में एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जहाँ पे पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट तो नहीं है वहाँ पे, बट आपको आगे चल के अगले चैप्टर में कंपनी फाइनल अकाउंट भी होगा। फिर आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा बैंकिंग फाइनल अकाउंट है, फिर यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट है, ऐसे ही। और बाद में उनको एनालाइज करना है और आपको फिर उसके एनालिसिस के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करना है कि कितना कंपनी का फिजिबल रिपोर्ट है और कंपनी में या उस पर्टिकुलर बैंक में या उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वो सारी चीज हम लोग को एनालिसिस में मालूम पड़ता है। ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग कैसे रिपोर्ट बनाने हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटस में आपको रिपोर्ट करना है। फाइनेंशियल स्टेटस दो चीज से मालूम पड़ता है दोस्त। पहली चीज है एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दूसरी चीज उसका बैलेंस शीट। तो इन दोनों चीजों को मिला करके ऑडिटर जो होता है उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट बाद में होता है कि कंपनी के जो रिलेटेड पर्सन है, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, सभी को उसका यूज होता है। बिकॉज इन्वेस्टर यूज करता है उसको देखने के लिए कि भाई कंपनी कितना अच्छा है या नहीं है, उस बैंक में कितना अच्छा है नहीं है, तब उनके शेयर्स को खरीदते हैं। और जो उसके शेयर होल्डर होते हैं वो देखते हैं कि हमको आगे कंपनी के साथ रहना है या नहीं रहना है, या आगे कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन मैनेजमेंट देखता है भाई मेरी कंपनी या मेरे बैंक या मेरे इंश्योरेंस कंपनी का पोजीशंस क्या चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जानकारी कब तक आपको मिलेगी, जब आप क्या करेंगे, पूरी बुक को रिफर करेंगे और हम आपको सिखाएंगे हाउ टू एनालाइज इट, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल गोइंग टू एनालाइज द बैंक, while you are going to analyze the company। ठीक है, तो जब कंपनी को एनालाइज करना होगा दोस्त उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्त, उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। क्या चीज है वो? बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। ठीक है, बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट सिखाएंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट। अब हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती है दोस्त की बैंकिंग कंपनी जो होती है, आखिर ये बैंक को कंपनी में लाया ही क्यों गया। ठीक है, बैंक को कंपनी में कैसे कन्वर्ट होना पड़ा, बैंक कैसे बन गया कंपनी सेक्टर में। तो बैंकिंग को क्या करते हैं, कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर करते हैं, उसको बैंकिंग कंपनी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैंक को कंपनी के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है, कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है। यानी अभी न्यू कंपनी एक्ट क्या है 2013 है जो अमेंडेड हो गया है, उसके अंडर में इसको भी रजिस्टर करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकिंग कंपनी बोल देते हैं। आई बात समझे। और कोई भी कंपनी होगा तो शेयर इशू करेगा, नहीं तो नहीं करते हैं। राइट, तो कंपनी को शेयर इशू करना है, इसलिए बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब ये शेयर इशू करेंगे तो ही इनके पास पैसा आ सकता है। अब बैंक आप जानते हो कि कितने टाइप का हो सकता है, नेशनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है। ठीक है, और आपको बाद में परपेटिस आता है, फिर आपको जो क्रेडिट सोसाइटी आती है, वो सारी चीजें इनके अंदर आती है। बट बैंकिंग कंपनी कब होगा, वो जब कंपनी के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बैंक कंपनी के अंदर रजिस्टर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैंकिंग कंपनी कहेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ वर्ड होता है दोस्त की कभी कभी माइंड में ये होता है कि यार ये बैंक वर्ड आया कहाँ से, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि बैंक वर्ड आया कहाँ से और उसको भारत में कौन रेगुलेट करता होगा। राइट, तो बैंक वर्ड कहाँ से आया दोस्त, फ्रांस का वर्ड है दोस्त। वहां पे क्या था कि एक पर्टिकुलर बंदा था जिसने क्या किया, पहले वो घर घर घूम के लोगों को बोलता है भाई यू टेक 100 रुपीज from my side and when you are going to return that money you have to return me 110 rupees or 15 rupees। ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ एक इंडियन रुपीस में एग्जांपल लेता रहा हूँ। सपोज करो जैसे ये बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है दोस्त, ठीक है, ये क्या बोलता है सबको, ये जितने लोग यहाँ पे खड़े रहे सबको क्या होता है, भाई मैं तेरे को कितना देता हूँ, 100 रुपए देता हूँ, और जब तू मुझे रिटर्न करेगा तो मुझे कितना रिटर्न कर देना, 110 रुपया वापस कर देना। कितना वापस कर देना, 110 रुपया क्या करने का, यानी 10 रुपीज लगा को क्या होता है, जब तू मुझे रिटर्न करेगा तो 110 रुपया क्या करना, मुझे वापस कर देना। तो इससे 10 रुपया क्या होती थी, इसकी कमाई हो जाती थी। आई बात समझ में। ऐसे ही क्या करता, ये बंदा बिजनेस करता था और वो पूरा एरिया घूम घूम के बिजनेस करता था। फाइनली उसको क्या लगा, यार अगर मैं क्या करूं कि ये पैसा अगर मैं एक जगह बैठ के इकट्ठा करूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो फिर उसने क्या किया, एक जगह बैठ गया भाई, एक किनारा ढूंढ लिया, एक जगह बैठ गया अपना और वहां से उस चीज को डीलिंग करने लगे वो। उसके बाद उसको क्या लगा, यार मैं अपना पैसा डालता हूँ
ठीक है, मैं अपना पैसा डालता हूं तो लोग क्या करेंगे, हो सकता है लेके भाग जाए, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जब उनके भागने का डर उसके माइंड में आया तो उसने कहा सर नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, लोगों से पैसा मांगता हूं और वो पैसे को मैं दूसरे को उठा के देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, समझो यहाँ पे एक बंदा है, उसको बोलते हैं क्या कि भाई तू मुझे क्या कर 100 रुपए दे। ये बंदा बोलता है इसको कि भाई तू मुझे 100 रुपए दे और जब मैं तुझे रिटर्न करूंगा तो मैं तुझे कितना दूंगा, 105 रुपया दे दूंगा। ठीक है, अब इससे 100 रुपए ये लिया और उसको क्या बोला, जब मैं तुझे रिटर्न करूं तुझे 105 रुपया दे दूंगा। फिर ये क्या करता था, ये पैसे को तीसरे बंदे को चिपका देता था, ये क्या करता, इसको देता पैसे, राइट, इसको दे देता था और क्या बोलता था, भाई मेरे 100 रुपए का तुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 110 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो जब तक ये आपको नहीं समझेगा दोस्त तब तक आपको बैंक का मीनिंग नहीं समझेगा, और जब तक बैंक का मीनिंग नहीं समझेगा आपको आगे कुछ भी नहीं समझेगा, तब तक आपको कुछ समझ के मतलब नहीं होगा। आई बात समझ में? तो देखिए अब क्या होगा, ये 110 रुपए में दे देता है। ठीक है, ये क्या क्या 10 रुपए का कमाया, 5 रुपए इसको एक्स्ट्रा दे दिया, 5 रुपए इसके खुद के बच जाते हैं। इस वजह से क्या हो गया कि अपना पैसा लगा भी नहीं और उसको 5 रुपए की कमाई हो गई। आई बात समझ में? आई थिंक इतना तो समझ में आएगा कैसे इसको कमाई होती थी। इस वजह से क्या करता, ये बंदा पैसा इकट्ठा करता रहता था और इसने ही डेफिनेशन क्रिएट कर दिया जो आप लोग आज किताब में पढ़ते हो, इसने ही डेफिनेशन बना दिया। वो तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ जब बैंकिंग सिस्टम चालू हो रहा था, वो भी आपको बताया कैसे चालू हुआ है, तो वो बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पे डेवलप होना चालू हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए इसने बैंक क्यों नाम पड़ा, आप अच्छे से जानते हो दोस्त कि बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम लोग क्या सिर्फ बैंक को कि एक किनारा होता है, जैसे बोलते हैं ना, आई सिट बैंक ऑफ द रिवर, मतलब मैं नदी के किनारे बैठा था, बराबर है, मैं नदी के किनारे बैठा था, या ही सिट ऑन बैंक ऑफ द रिवर। तो बैंक मतलब क्या हो गया, यानी एक किनारा हो गया, यानी एक किनारे पे बैठ के क्या बनना है दोस्त, उसको राजा बनना है। क्या बनना है उसको, एक किनारे में बैठ के क्या बनना है, उसको राजा बनना है। तो राजा कैसे बनेगा वो, जब क्या करेगा, अपना पैसा देगा किसी को और उससे क्या ले रहा है, 110 रुपया ले रहा है, यानी 10 ज्यादा ले रहा है। बट उसकी थिंकिंग क्या है कि यार मैं अपना पैसा इसको दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, लेके भाग गया। यानी उसने क्या किया, दूसरे से पैसा लेना चालू किया कि भाई तू मुझे पैसा दे और मैं तुझे 100 रुपए का 105 रुपए दूंगा, बराबर। और फिर वो 100 रुपया क्या करता, जो तीसरे को चिपका देता था, तीसरे को देता था और कहता था भाई ये 100 रुपया ले और तू मुझे क्या कर, 110 रुपया ले। अब क्या होता था, इससे लिया 110 रुपया, उसको दिया 105, तो 5 रुपये तो बच गए। तो 5 रुपया क्या हो गया, इस बंदे को कमाई होगी। देखिए कहाँ बैठा हो, एक जगह बैठ गया और राजा की जिंदगी है ना, 1 रुपया नहीं लगा और पैसे कमा रहा है। आई बात सुनिए, इट्स कितना इजी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसने डेफिनेशन क्या कर दिया कि बैंक मीन्स, ठीक है, बैंक का मतलब क्या बता दिया, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, यानी दूसरे का पैसा लेना, एंड लेंडिंग द मनी, यानी दूसरे को पैसा देना है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, लेंडिंग द मनी टू द पर्सन हु हैज गिवन द मनी, यानी जिसने दिया उसके हिसाब से उसको पैसा रिफंड कर दो, या तो फिर वो जिसको बोले उसको दे दो, या तो फिर किसी और को दो जिसको उस पैसे की जरूरत। आई बात समझे, समझा आप कोई चीज, यानी क्या बोल रहा है ये, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, यानी दूसरे से पैसा एक्सेप्ट करना, एंड लेंडिंग द मनी, और दूसरे को भी पैसा देना। अब वो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपॉजिटर हो सकता है, ठीक है, या एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा किसी को चाहिए पैसा, ठीक है, उनके लिए वो पैसा प्रोवाइड करना है। और फिर क्या करना है, या तो फिर जिसने डिपॉजिट किया है वो जैसा बोलता है वैसे उस पैसे को क्या करना है, उसको देना है। और अगर वो खुद के लिए मांगता है तो उसका पैसा भी उसको रिफंड करना है। तो आई बात समझ लो कि बैंक वर्ड क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो राजा बने। इसलिए देखो कितनी कंपनियां हैं, कितने लोग हैं, जैसे आप देखो आज रिलायंस भी दर दर घूम रहा है कि भाई हमको भी बैंकिंग का क्या करो, बिजनेस खोलने का परमिशन दे दो। आरबीआई को बोलता है भाई हमको भी बैंकिंग सिस्टम आने का परमिशन दे दो। एचडीएफसी पहले क्या था, नॉर्मली ये क्या था, ये एक हाउसिंग लोन का था, हाउसिंग लोन था इनका, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, बैंकिंग सिस्टम का लाइसेंस ले लिया। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे जितने सारे लोग हैं जो कोऑपरेटिव बैंक बनते हैं, ये भी यही करते। क्यों? क्योंकि भाई बैंक में बहुत ज्यादा है, 1 रुपया अपना लगना नहीं है, उनका कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। यही वजह है दोस्त कि आप जब भी बैंकिंग कंपनी का सम सॉल्व करेंगे वहां आप देखिए उनके पास शेयर कैपिटल बहुत कम रहता है।
शेयर कैपिटल उनके पास बहुत कम रहता है। याद रखिए कि जो बैंकिंग कंपनी है कभी प्रेफरेंस शेयर कभी इशू नहीं करती है, वो सिर्फ क्या इशू करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करते हैं। और अभी इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा आउटसाइडर नहीं जाता है, जैसे अब एक्सिस आईसीआईसीआई लोगों का इक्विटी शेयर है, बट कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, वो शेयर इशू करता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का जो शेयर होगा सिर्फ कोऑपरेटिव मेंबर लोगों को ही मिलेगा। पर जो नेशनलाइज बैंक हो गया, जो बड़ी बैंकें हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया है, आपको आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है, ये बैंक क्या आज नेशनल लेवल पर काम कर, इसलिए इनको क्या होता है, शेयर इशू करते हैं, तो इसलिए इनके पास शेयर कैपिटल दिखता है, बट इनका उतना शेयर कैपिटल नहीं रहता है जितना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से ही पैसा जनरेट करते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज कि बैंक वर्ड कैसा है, बैंक से बैंकिंग कैसा बना, अब बैंकिंग से बैंकिंग कंपनी कैसे बन गई, अब उसका फाइनल अकाउंट भी देखना जरूरी है। ठीक है, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो ये बैंकिंग बिजनेस है इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने को, बैंकिंग कंपनी प्लस आपको आरबीआई से परमिशन लेना होता है। यानी बैंक को रेगुलेट करता है कौन, जो बैंक को रेगुलेट करता है वो कौन है, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो बैंक को रेगुलेट कौन करता है दोस्त, आरबीआई रेगुलेट करता है, जो है बैंक आरबीआई हमारा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कभी दोस्त 1 अप्रैल को आया था। ठीक है, अगर आप देखो 1934 में एक्चुअली आता है ये, बट आपको मिलेगा 1 अप्रैल 1935 में, क्योंकि 1934 में उसकी न्यू डाली गई थी और 1935 में उसका क्या हो गया, एक्ट हो गया, राइट। और जो आरबीआई का अकाउंटिंग एक्ट सिस्टम होता है दोस्त, वो आपको है 1/4/1949 है वो, ये आरबीआई एक्ट 1949। आरबीआई बना इस साल में, उसकी न्यू पड़ी है इस साल में, आई बात समझ में। अब आरबीआई एक्ट जो बना, तो ये आरबीआई को क्या कर दिया गया, एक स्वायत्त संस्था घोषित कर दी गई। उसको क्या होता है ना, आपको कभी देखना फिलअप में पूछ लेता है, चाहे इसमें पूछा चाहे टैक्स में, आरबीआई इज डैश टाइप ऑफ कंपनी। अगर ऐसा पूछा दोस्त तो उसको लिखना है आरबीआई जो स्टैट्यूटरी कंपनी। क्या है वो, इट्स अ स्टैट्यूटरी है। क्या है ये, स्टैट्यूटरी है। कैसे स्टैट्यूटरी हो गया, क्योंकि ये जो हमारा चलता है ये संविधान के थ्रू चलता है। ये हमारा जो चलता है, जो हमारे 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू चलता है। ये आई बात समझ में, तो हमारे पार्लियामेंट के थ्रू चलता है, और पार्लियामेंट के थ्रू चलने वाला कोई भी बिजनेस होगा वो क्या होगा, स्टैट्यूटरी होगा, वो स्टैट्यूटरी होगा, यानी वहां के थ्रू ये चलता है। पार्लियामेंट में इसका एक्ट है, इसलिए आरबीआई यहाँ चलता है। बाकी देख लिए किसी को भी ऐसे ही नहीं रहेगी, बाकी जो भी आएगा सब कंपनी एक्ट में आएंगे या लीगल पर्सन हो जाए, लेकिन ये क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी। दोस्त प्लीज याद रखिए, ये कभी भी फिलअप में आपको डाला जा सकता है 1 नंबर के लिए। तो आरबीआई क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी है। ठीक है, समझ में आ गया चीज। कभी हुआ आरबीआई एक्ट 1949 है, ये चालू कभी है आरबीआई का 1935 को चालू हुआ। ठीक है, रेगुलेशन एक्ट है 1949, रेगुलेशन एक्ट है, आजादी के बाद ये रेगुलेट होने लगा और भारत सरकार का बैंक बन गया। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये हमारा जो बैंक है, ये इसका क्या है, इसकी खुद की पॉलिसी बनाता है। आरबीआई क्या करता है, अपनी पॉलिसी बनाता है, और जो भी आरबीआई पॉलिसी बनाएगा, जो भी आरबीआई रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, वो सारे रूल्स रेगुलेशन जितने भी है वो सभी बैंकों को फॉलो करने पड़ेंगे। The bank, those who are getting registration to start their banking company, they must have to register them with the RBI, और उसके लिए अप्रॉक्स 50 लाख और 1 करोड़ रुपीज तक डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास में। ठीक है, तो इतनी चीजें शायद आप समझ गए होंगे कि आरबीआई के पास उनको कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, और आरबीआई का फिर जो भी पॉलिसी आरबीआई बनाएगी, जो भी रूल्स रेगुलेशन आरबीआई बनाएगी दोस्त, उसको उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बैंक ऐसा कहता है और आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है, तो वो बैंक क्या हो जाएगा, करप्टेड घोषित करते हैं, या उस बैंक को क्या करेगा, वो दिवालिया घोषित करके आरबीआई और उस बैंक को अपने रजिस्ट्रेशन से हटाने की कोशिश करता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन हट गया तो वो बैंक क्या होगा, बंद हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे बैंकों को देखे होंगे। ठीक है, मोस्टली कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा होता है। बाकी आरबीआई जो नेशनल बैंक है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से मर्ज हो रहा है दोस्त। अब वो मर्जिंग क्यों हो रहा है वो बताना इस चीज से रिलेटेड नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है उस चीज को दोस्त, आगे आप देखते रहेंगे, कभी मौका मिले तो आपको भी चीज बताएंगे कि ये चीज कैसे मर्ज हुआ, क्यों मर्ज हो रहा है नेशनल बैंक, रीजन क्या है सारे नेशनल बैंक को मर्ज करने का। उनको ये रीजन आपको जानना होगा, हो सकता है आप भी ढूंढ सकते हो, और नहीं ढूंढ पाते हो दोस्त, हम आपको कभी न कभी फिर से बताते रहेंगे। तो समझ में आया आरबीआई के सिस्टम के बैंकिंग वर्ड कहाँ से है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है जो बैंक के अंदर होता है। ठीक है, तो बैंक के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है दोस्त, वो जानना हमारा जरूरी है। चलिए, अब ये बैंक में क्या होता है आप खुद बताइए कि बैंक में होता क्या चीज है। आखिर आप क्या बैंक नहीं गए हो,
ऑफकोर्स गए हो। तो आप जब बैंक गए हो दोस्त, वहां पे आपको बैंक के बारे में अच्छे से पता होगा कि बैंक में होता क्या चीज है। ठीक है, देखिए हम लोग खुद जाके बैंक में, अगर आपको ना समझे बैंकिंग का डेफिनेशन, आप खुद देखिए बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है जब आप पैसा डालते हो। फिर बैंक क्या करती है, जिसने पैसा डाला या तो खुद निकालता है या तो दूसरे को चेक देके भेज देता है, भाई तू निकाल ले, यानी पैसा उसको देता है। या तो फिर बैंक के बाद जो एक्सेस मनी होता है, बैंक क्या करता है, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए पैसा देता है। यही वजह है कि बैंक को एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है। बैंक इसमें आता है, कॉमर्शियल लैंग्वेज अगर आप कॉमर्स यूज करेंगे तो वहां पे बैंक को एड्स टू ट्रेड कह देते हैं, यानी वो बैंकिंग बिजनेस। तो एड्स टू ट्रेड में क्या आता है, आपको बैंकिंग बिजनेस आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, इंश्योरेंस आता है, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम आते हैं, ये सारा चीज एड्स टू ट्रेड में आता है। एड्स टू ट्रेड का एक पार्ट है ये। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आपको बताते हैं दोस्त बैंक में क्या चीज होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए बैंक में आपने दो चीज सीखा होगा, एक तो CRR सीखा है, ठीक है, एक SLR सीखा है। ठीक है, अब इन दोनों का आप अच्छी तरह जानते हो। क्या होगा, ये क्या हो गया आपके लिए और क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए, क्या होगा CRR, क्या होगा आपके लिए, ये कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्या होते हो, कैश रिजर्व रेशियो, और क्या होता है, स्टेटमेंट लिक्विड रेशियो। आइए समझ में, ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो भी होता है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, वो कैश रिजर्व रेशियो क्या आएगा आपके लिए, ये हमेशा बदलता रहता है, डिपेंड्स करता है कि कैसे आपका इन्फ्लेशन रेट जो बदल रहा है उसके लिए। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये हमेशा चेंज नहीं होता बॉस, ये बहुत रेयर चेंज करते हैं, ज्यादातर यहाँ पे चेंज होते हैं। आज की डेट में CRR जो आपका अप्रॉक्स 4% होगा, राइट, और ये जो होगा कम से कम आपको 15% के करीब होगा, ये अगर देखना होगा तो। मुझे इतना कंफर्म नहीं है अभी आज की डेट में कितना है, बट CRR 4% तक ही है आज की डेट। CRR जो हमारा है अप्रॉक्स 4% चल रहा है। ठीक है, और ये अपडेट होता रहता है दोस्त, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो CRR SLR का रेट चेक करके जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम देख पूछते हैं। अगर आप कभी बैंकिंग कंपनी या बैंक में इंटरव्यू देने लिए आते हैं तो ये दोनों चीज याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब अगर मैं यही कहूं तो CRR को, ठीक है, CRR को आखिर एक बैंक क्या कहती है, ठीक है, यानी जो बैंक रहता है वो क्या कहता है CRR को, तो बैंक क्या करता है, ये कैश रिक्वायर्ड रेशियो बोलता है। क्या होता है इसको, कैश रिक्वायर्ड रेशियो। बैंक अपने लिए बोलता है, RBI के हिसाब से कैश रिजर्व रेशियो है, लेकिन बैंक के हिसाब से क्या होगा दोस्त, कैश रिक्वायर्ड रेशियो होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैश रिक्वायर्ड रेशियो? अभी आपके दिमाग में आ गया भाई ये कैश रिक्वायर्ड रेशियो क्या होता है। तो कैश रिक्वायर्ड रेशियो जो होता है दोस्त, वो क्या होता है कि जैसे आपको पर्स, एक एग्जाम्पल थ्रू समझ लीजिए कि मान लीजिए अभी आपने पैसे तो डाले बैंक में, और आप क्या करते हो, सेकेंड डे बैंक के पास जाते हो, सुबह सुबह आपने चिपका दिया कि बैंक भाई मेरा 5 लाख रुपए दे। अब आपको लगता है बैंक 5 लाख रुपए रखती है, नहीं रख सकती। आपको लगता है बैंक पास इतना होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। और आप ही तो 5 लाख लेने नहीं गए, हो सकता है कोई 10 लाख लेने आ जाए, हो सकता है कोई 8 लाख लेने आ जाए। तो भाई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 5 लाख जो भी लेने, बैंक के सुबह में पहुंच जाओ। और अगर बैंक के पास ना हो तब एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर आप क्या कहेंगे बैंक को, हमेशा गाली देंगे, यार मेरा पैसा नहीं दिया सर, मेरे से नहीं दे रहा है, ऐसी कैसे हो सकता है, मेरा पैसा भाई मेरे को अभी चाहिए। उस कहेंगे भाई क्यों, आपका पैसा है, आपको चाहिए, आप अपनी जगह बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या बैंक देने लायक है क्या वो पैसे को, नहीं, और हो भी सकता है। तो बैंक क्या करती है वहां पे, बैंक एवरीडे कैलकुलेट करती ऑन एन एवरेज, कि उसको पता है इतना रुपया मेरे पास हमेशा होना चाहिए। तो ये बैंक जो है अपना रेशियो कैलकुलेट करती है, आखिर ऑन एन एवरेज मेरे पास एवरी डे सुबह 10 बजे 11 बजे तक कितने कस्टमर पैसा निकालने आते हैं, और अब तक कितना रुपया उन्होंने निकाल लिया है। ठीक है, तो वो हिसाब से क्या करते हैं, वो रेशियो को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए अगर उनका टारगेट है भाई सुबह 10 बजे तक रहता है, क्योंकि 10 साढ़े 10 या पहुंच जाए 11 तक, 11 बजे तक उनके पास और डिपॉजिटर पहुंच जाते हैं, पैसा आ भी जाता है उनके पास। लेकिन उस 10 से और 11 के बीच जो पहला या दूसरा कस्टमर इतना बड़ा पहुंच गया, तो उसको कहां से पैसे देंगे, उसको इस वजह से पैसा देता है। यानी उतना कैश बैंक हमेशा अपने पास रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे करंट अकाउंट होल्डर है, और जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पैसा इतना रखना होगा, नहीं तो सुबह सुबह मेरा कस्टमर आएगा और बेचारा ऐसे चला जाएगा, और ऊपर से चालगाड़ी क्लर्क को भी देके जाता है। ये तो होता ही है, और ये आपने खुद भी देखा है, और आप खुद भी करते हो, ऐसी बात नहीं है। आपका ही पैसा, आप खुद भी गाली दे के आ जाओ उसको, क्या मेरा पैसा नहीं दिया, मैं सुबह सुबह गया, ऐसी क्या बात होगी भैया, आप यहाँ तक मैनेजर को चिल्लाने लगते हो,
लेकिन भाई उसी चीज को, वही झगड़े ना हो उसको बचाने के लिए बैंक क्या करती है, कैश रिक्वायर्ड रेशियो को मेंटेन करती है। तो याद रखिए, बैंक जब बोलेगी तो कैश रिक्वायर्ड रेशियो होती है, और जब आरबीआई बोलता है तो सीआरआर बोलता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो बोलता है। आई बात समझ में इतना चीज। अब इसमें होता क्या है कि अब ये दोनों जो चीजें होती हैं, जो कैश रिजर्व रेशियो है और एसएलआर है, आरबीआई क्यों ऐसा करती है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आरबीआई ये जो दोनों चीजें हैं, ये आरबीआई का सबसे बड़ा हथियार है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए। जो मनी सप्लाई है या मनी डिमांड सप्लाई जो चलता है, उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है आरबीआई के पास में। इसी को आरबीआई क्या करती है, इंक्रीज डिक्रीज कर दी। ये दोस्त जब आपको पढ़ाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे होता हो, तो उस चीज के लिए क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलता है अपने को। ठीक है, यहाँ तो इतना ज्यादा आपने सीखना नहीं, बट फिर भी आपको बता रहे हैं कि आरबीआई क्या करती है, इस वे से अपना जो होता है क्या करती है, और जो पैसे का है या जो इन्फ्लेशन रेट होता है, जो मनी सप्लाई होती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो उसके लिए करती है। अब क्या ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि देखो बैंक क्या करते हैं, बैंकों का जो पैसा होता है वो लोग बैंक क्या करते हैं, उसको दूसरे को लोन देते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे इनके ऊपर पॉलिसी बनाई रहती है, भाई आपको लोन देना कैसे है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो आरबीआई जिसने सीआरआर बोला है कि बैंक को पहले ही बोलती है कि भाई जितना तेरा टर्म लायबिलिटी होगा, ठीक है, टर्म लायबिलिटी, ठीक है, टर्म लायबिलिटीज प्लस टाइम डिपॉजिट, प्लस आपको डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये तेरे पास जितना होगा उसका आपको इतना परसेंट, यानी 4%, 5% आपको क्या होगा, रखना पड़ेगा। कहाँ पे, आरबीआई के पास में। ये एवरीडे काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यानी जितना भी आपने, यानी बैंक ने जितना भी पैसा आज कलेक्ट किया है एज अ टाइम लायबिलिटी एंड टाइम डिपॉजिट, जितना भी उनका पैसा कलेक्ट होगा इसमें, और उसका 4% उनको आरबीआई के पास रखना होगा। आई बात समझ में। अब ये देख लीजिए कैसे आरबीआई यूज करती है, इसको कम ज्यादा कैसे करती है। जैसे ही देखती है आरबीआई, क्या होता है कि मार्केट में पैसे की शॉर्टेज आ रही है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया है, तो आरबीआई क्या करती है, अब मार्केट में पैसा देता कौन है, हमारे पैसे हमने बैंक को दिए, अब बैंक ने ले जाकर के क्या कर दिया, वहाँ आरबीआई पर डिपॉजिट कर दिया। अब अगर आरबीआई इसको रेट कम कर देगी, मान लीजिए अगर इसको आरबीआई क्या करती, समझो पहले ये 8% था, अब अगर आरबीआई ने क्या कर दिया 4% कर दिया, यानी 4% पैसा बैंकों को आरबीआई के पास कम डिपॉजिट करना पड़ रहा है। पहले यानी जस्ट ऐसे एग्जांपल सोचे कि पहले अगर आरबीआई 8% मांगती थी, भाई जितना तेरा टाइम लायबिलिटी एंड डिमांड डिपॉजिट होगा, ठीक है, टाइम लायबिलिटी और डिमांड डिपॉजिट जिसको दे, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जो भी आप बोलिए जिसको, तो जितना ये तेरा होगा इसका 8% तो मुझे दे दिया करेगा। ये आरबीआई ने उनको बोल दिया है सीआरआर मेंटेन करने के लिए। अब क्या होता है, जैसे ही देखा कि जो बैंकों के पास है पैसे नहीं है, ठीक है, बैंकों में पैसे नहीं है, मनी सप्लाई कम हो गई, परचेसिंग पावर लोगों की कम हो रहा है, तो उस इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, उस इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, ताकि इकोनॉमिक स्थिति ज्यादा खराब ना होने पाए, तो आरबीआई क्या करता है, इस रेट को क्या बोलता है, बोलता भाई ये 8% जगह क्या कर दे, 4% डिपॉजिट कर, यानी 4% डिपॉजिट करेगा तो 4% पैसा बैंक के पास और फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ताकि वो अपने कस्टमर को और पैसा दे सकते हैं, या फिर वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर वो इंडस्ट्री को लोन दे सकते हैं। इसलिए बैंकें हमेशा आरबीआई को बोलती रहती है सर ऐसा ऐसा है और आप इतना चाहिए हमको रिलीफ दीजिए। अब ऐसे ही सेम क्या होता है, एसएलआर होता है, लेकिन एसएलआर में दोस्त क्या होता है, पैसा नहीं डिपॉजिट करना होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक, कैलकुलेट वाले इसके ऊपर ही करते हैं, कैलकुलेट दोनों सेम चीज के ऊपर, लेकिन एसएलआर में दोस्त उसको पैसा नहीं देना होता है। तो क्या देना होता है वहां पे, यहाँ पे दोस्त आपको क्या खरीदना होता है, उतने ही पैसे का आपको गोल्ड खरीदना होता है। ठीक है, गोल्ड होता है या फिर फॉरेन करेंसी में, इन चीजों में पैसा आपको डालना पड़ता है। ठीक है, यानी उनका आरबीआई का जो गोल्ड बॉन्ड होगा या फॉरेन करेंसी होगा या आरबीआई का जो भी बॉन्ड होगा वो सब ओपन करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीजें। तो ये ऐसे ही चलता है दोस्त कि एसएलआर जो होता है वो क्या करते हो लोग, 15% जो मतलब डिसाइड किया आरबीआई ने, उतना पैसा इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, और इसको क्या करते हो लोग, गोल्ड या फिर गोल्ड आरबीआई का बॉन्ड खरीदो, चाहे फॉरेन करेंसी खरीदो आरबीआई से, ठीक है, बॉन्ड खरीदो या फॉरेन कुछ भी खरीदना है, लेकिन वो पैसे वहां पे ही रखना है।
आई बात समझ में। तो एसएलआर जो होती है आरबीआई बहुत कम रिड्यूस करती है, बट सीआरआर जो होती है ज्यादा रिड्यूस कर देती है आज की डेट में। और अभी इतना चीज सीखा आपने। अब देखिए आगे आपको बता रहा दोस्त कि बैंक रेट होता है। सो व्हाट इज द बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है वो डिफाइन करना, ठीक है। फिर आपको क्या सीखना है दोस्त, यहाँ पे रेपो रेट सीखना है। क्या होता है, रेपो रेट होता है, रेपो रेट, ये शायद आपने काफी सुना होगा। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है एक आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको जाननी होगी बैंक में, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बैंक रेट, बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पे बैंक क्या करती है, या जो बैंक होती है वो ब्याज पे पैसे चलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे बैंक किसी को लोन देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोल देते हैं। अब अगर हमारा रेपो रेट पूछा गया तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, वैसे रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होगा। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए क्या है, आरबीआई है, ठीक है, क्या है आरबीआई और क्या है बैंक, आई बात समझ दोस्त। तो जब आरबीआई जब क्या करेगी, बैंक को क्या करेगी, लोन देगी, तो सपोज ये क्या करती है, 6% इंटरेस्ट ले लेती है। तो ये क्या हो गया, 6%, इट इज कॉल्ड बाय व्हाट, रेपो रेट। क्या हो गया, ये रेपो रेट हो जाएगा, समझा। जब आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देगी वो क्या होगा, रेपो रेट हो जाएगा। और जब आरबीआई खुद लेती है बैंकों से लोन, आरबीआई क्या करेगी, खुद बैंकों से लोन लेगी, तो इसको क्या बोल देंगे, मान लीजिए अभी क्या होगा, तब ये 5.25 समथिंग देगा या 75 समथिंग रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 5.75 रहेगा। तो इसको क्या बोल देंगे, हम रिवर्स रेपो को देखें, क्या बोले उसको, रिवर्स रेपो रेट बोले, क्या बोले इसको, रिवर्स रेपो रेट, आई बात समझे। यानी जब आरबीआई ने बैंक को लोन दिया तो 6% इंटरेस्ट मारा, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और जब क्या होगा, बैंकों से आरबीआई ने लोन लिया तो क्या कर दिया, जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो गया, 5.75, दैट रेट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब क्या होता था इसमें, तो बैंक बेचारे परेशान रहते थे कि यार हम आरबीआई से लेते हैं तो आरबीआई हमसे ज्यादा चार्ज करती है, और जब आरबीआई हमसे लेती है तो हमको कम देती है, वहां पर उनको तकलीफ होती थी। इसके लिए क्या कर दिया है, जब से शक्तिकांत दास सर आए हैं, इन्होंने क्या कर दिया, उठा करके इसको कि जो इसका रेट है, दोनों का रेट इक्वल कर दिया, ना कि बैंकों को तकलीफ हो ना ही इनको तकलीफ हो, तो इनका रेट क्या कर दिया उन्होंने, इक्वल कर दिया उठा करके, कि बोला भाई जितना रिवर्स रेपो रेट होगा उतना ही रेपो रेट भी रहेगा। यानी जिस रेट पे बैंकों से आरबीआई लोन लेगी वही रेट क्या होगा, जो आरबीआई जब बैंकों को लोन देगी, ताकि इसमें किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए। तब से रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों अप्रॉक्स टू सेम चल रहा है। आई बात समझ आपको, इतनी चीजें, आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है दोस्त, उसमें बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अभी बताएं कैसे डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर भी आपको बताएंगे वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो मालूम पड़ गई कि आखिर बैंक में सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम आपको बताने जाएंगे दोस्त कि बैंकिंग का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें जो आपको बहुत ध्यान देने वाली चीजें होंगी, बहुत ध्यान से देखना है। आज सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे दोस्त कि क्या होता है, ठीक है, और फिर बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। और मैं अभी कह रहा हूं दोस्त कि आपको एक भी चीज बाय हार्ट नहीं करना, एक भी चीज बाय हार्ट नहीं करना दोस्त, और आपको ऐसे ही सारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है आपको बैंकिंग फाइल अकाउंट बनाना। बस क्या होता है, कुछ चीजों को जो होता है आपको ध्यान रखना होगा, आई बात समझने, ठीक है, कुछ चीजों को क्या होगा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए पहले फॉर्मेट देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कुछ चीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और जब हम आपको लिखा देंगे बस आप वही चीज ध्यान रखना, और तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो चीज क्या होती है, ठीक है। देखते हैं हम लोग फॉर्मेट कैसे बनता है उसको, बैंक का फॉर्मेट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, जो फॉर्मेट आपको दे रहे हैं दोस्त वैसा बनाना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है।
जो बुक में फॉर्मेट आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर का डेट बोलता है और करंट ईयर का भी अमाउंट रिकॉर्ड करने को बोलता है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी दिया नहीं रहेगा। वो रियलिटी में जब आप बैंक का बैलेंस शीट देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या था और इस साल क्या है, पिछला क्या था अभी क्या है। जैसे आप रिपोर्ट कार्ड देखते हो, भाई पिछले में क्या थे और अभी क्या हो गए, तब क्या थे अब क्या होगा, कंपेयर करने के लिए वहां पे देखा जाता है और फिर हम उसको लोन मतलब अमाउंट को कंपेयर करके कहीं एडजस्टमेंट होगा उसको करते हैं। बट आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का दिया रहेगा डेटा। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्त, रुपीस लिख देंगे, ठीक है, रुपीस और अमाउंट लिख दो, चलेगा। यहाँ पे भी रुपीस और अमाउंट, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्त ये आप स्टेटमेंट बना रहे हो ना कि आप ये अकाउंट बना रहे हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे दोस्त, इसको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, शेड्यूल नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, शेड्यूल नंबर होता है। अब दोस्त बहुत लोग बोलते हैं भाई ये शेड्यूल क्या है, ठीक है। अब भाई ये भी क्योंकि बहुत सारे बैंकों का आगे आपको देखने को मिलेगा कि शेड्यूल्ड बैंक लिखा रहता है, मल्टी शेड्यूल्ड बैंक लिखा रहता है, बराबर। यस बॉस, जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या चीज होता है। तो आरबीआई का जो शेड्यूल होता है, जैसे ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल, ऐसा होता है कॉलम है। तो वो जो बैंक होती है, जिससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट सोसाइटी, फिर उनको कोऑपरेटिव बैंक के बाद में क्या करते हैं वो, तो कोऑपरेटिव शेड्यूल में रजिस्टर होंगे। जब वो फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा उनको बोल देंगे हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और जब क्या होगा, मल्टी लेवल पे यूज करने लगेंगे, हर लेवल पे उनका चलने लगा, उसको वो क्या करेगा, आरबीआई मल्टी शेड्यूल में डाल देगा। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, आगे लिखना पड़ता है कि मल्टी शेड्यूल्ड बैंक है, यानी हर एक शेड्यूल में इसका काम है, यानी हर एक लेवल पे ये काम करती है, इसलिए उसको शेड्यूल और मल्टी शेड्यूल बोलते हैं। यहाँ पे शेड्यूल नंबर का मतलब क्या है, आपको वर्किंग नोट है, ठीक है, यानी किस नंबर पर आपका वर्किंग बनाया जाएगा, आई बात समझ में। और आपको एज इट इज बनाना है, जो यहाँ पे दिया वैसे ही बनाना होगा, उसमें आप कोई भी चेंजेस करेंगे दोस्तों आपका सम रॉन्ग, ऑफ कोर्स रॉन्ग हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो देखते हैं आगे चीज क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बना लिए, समझो पर्टिकुलर बना लिए, क्या हो गया ये हमारा पर्टिकुलर। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनकम, ठीक है, पहले मैंने क्या बना दिया है, इनकम लिख दिया, इनकम आएगा। अब इनकम के हेडिंग के नीचे क्या आएगा हमारा, देखते हैं, ठीक है। दो हेडिंग आपके इनकम में है। तो पहला हेडिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट जो रहेगा इसका इंटरेस्ट ऑन बोलता है उसको, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जाएगा यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 है। फिर आपको दूसरा क्या है, अदर इनकम है, ठीक है, अदर इनकम, अदर इनकम जाएगा दोस्त किसमें, 14 में। और यहीं पे आप इसको क्या करेंगे, टोटल कर लीजिए, ये हो गया आपका। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपको आएगा दोस्त क्या आता है, इनकम से क्या आएगा, उसका एक्सपेंस होता है, क्या आएगा आपको, एक्सपेंसेस आएगा, क्या आएगा वो, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आएगा दोस्त, या आपको एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, वहां पे रहेगा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है। आप एक्सपेंडिचर लिखे तो भी राइट होगा, एक्सपेंस लिखा तो भी राइट होगा, वो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी जो एक्सपेंडिचर आएगा दोस्त, उसमें क्या क्या नाम आएगा, शेड्यूल नंबर 15 आएगा, इसको लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, ठीक है। फिर चौथा आएगा दोस्त आपको अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा, ये होगा आपको 16 नंबर में आएगा, ठीक है। उसका क्या आएगा, कॉन्टीजेंसी एंड प्रोविजन, क्या आएगा, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसीज एंड प्रोविजन आता है, कॉन्टीजेंसी एंड प्रोविजन। यहाँ इसका कोई शेड्यूल नहीं दोस्त, और ये आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, पी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको फिर दिया रहेगा, इसको टोटल लिख दिया हम लोग ने, ठीक है, ये मेरा आ गया टोटल। इतना लेवल तक समझ में आ गया आपको कैसे बनना है चीज, ठीक है। अब क्या आएगा, ये ऑपरेटिंग लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है, ऑपरेटिंग हो जाएगा,
ऑपरेटिंग, क्यों लिखते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है। क्या आ गया, ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया। और ये क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविजन, या प्रोविजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या वर्ड है यहाँ पे, प्रोविजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविजन, ठीक है। तो आपको लिखना है प्रोविजन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो बैलेंस शीट में आपको बुक में दिया रहेगा वो लिख दीजिए। चलिए वही लिख दीजिए, प्रोविजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखते प्रोविजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी, राइट। तो इतनी चीजें यहाँ पे आ गई हमारे पास में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट, सॉरी, यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। एंड प्रॉफिट और लॉस, जो भी है प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे दोनों आ गई। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे हो जाएंगी दोस्त, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा मेरा, टोटल आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया मेरा एक टोटल आ जाएगा, राइट। अब ये टोटल आ जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे जो फिगर रहेगा ये आपको पिछले साल का है, ठीक है। ये BD है आपको, ये पिछले साल का आपको कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो रहेगा फॉर द ईयर रहेगा, इसमें क्या आएगा, A माइनस B कर दे, यानी ये का टोटल माइनस B का टोटल कर दोगे तो आपको क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, A और B का टोटल को माइनस कर देंगे। ये मेरा B का टोटल हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, ठीक है। तो इतनी चीजें इसके अंदर। अब इसके बाद जो चलेगा आपको थोड़ा सा और है, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है दोस्त, सॉरी फॉर दैट। देखिए इसके नीचे आपको एक और ऐसे छोटा सा बना दे रहे हैं, कि एक बार फॉर्मेट बता देंगे दोस्त, आपको सब लिखना अच्छी बता दें क्या भरना हो, ये याद होगा क्या। अब इसका यहाँ पे आता है आपको अप्रोप्रिएशन आता है, क्या आता है, अप्रोप्रिएशन। क्या आएगा दोस्त, ये अप्रोप्रिएशन आएगा ये, ठीक है। एक सेकंड इसको अच्छे डिटेल लिख दो आपको, ताकि आपको दिखे बराबर से। अप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे अब अप्रोप्रिएशन आता है दोस्त, तो इसके नीचे क्या होता है, आप कुछ भी ज्यादा भरिए मत, क्योंकि क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफर टू कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर आपको दूसरा डाल सकते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। फिर आपको आएगा यहाँ पे जैसे प्रपोज डिविडेंड। फिर आपको आ सकता है इंट्रीम डिविडेंड, ठीक है दोस्त। कि ये सारी चीजें आती हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये चीज आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गया, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास में, और ये भी आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, सब कुछ तो आपको दिया रहेगा दोस्त। ये जो आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्या देख रहे हैं, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको बुक में इंफॉर्मेशन दिया है तो वो इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है, अदरवाइज एज पर दी ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये क्या बोलते हैं कि आप इसको 25% मेंटेन करना। कितना, 25%। फिक्स रेट है दोस्त, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज। आपको ये क्या करेगा, फिलअप में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, 25% ऑफ, किसका लेंगे 25%, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा, किसका लेंगे, जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आया ना दोस्त, इसका ही हम लोग लेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा मेरा A माइनस B करके, इसका ही क्या करेंगे हम लोग, 25% यहाँ पे डालना है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया चीज, इसका ही 25% जाके यहाँ पे डाल देना आपको, फिक्स है। हाँ, अगर आपको किसी सम में दिया 20% तो आप 20% दीजिए, अगर सम इंडिकेट किया तो लेना है, अगर सम इंडिकेट नहीं कर रहा है तो आपको 25% यूज करना है। बी अवेयर ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी चीजों के बारे में आपको दिया अगर भरना होगा,
उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी इसको क्या कर दिए दियो टोटल, और यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब ये जो टोटल रहेगा, ठीक है, देखिए जो यहाँ पे रेड कलर का टोटल है वही सेम टोटल यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, वही सेम टोटल यहाँ पे आएगा। और करना क्या है आपको दोस्त कि ये टोटल से इन सारे को माइनस करना है, क्या करना है, इनको माइनस करना है, नहीं घटा देना है। जो बच जाएगा लिखेंगे क्या, बैलेंस, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में, कहा करेंगे इसको, बैलेंस शीट में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को। अब जब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने लगेंगे दोस्त, तो हमको ये भी डालना होगा और ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला ये भी डालना होता है। अगर परसेंटेज दिया है तो डालना होगा, ठीक है, नहीं दिया डायरेक्ट अमाउंट दिया तो ऑलरेडी उसका तो इफेक्ट तो हो ही जाएगा उसको। और ये सारी चीज आपको वहां दिया रहेगा, और ये जो फिगर आएगा दोस्त माइनस करने वाला जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डालना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। आई थिंक आपको फॉर्मेट समझ में होगा कि फॉर्मेट में क्या है। फिर से देख लेते दोस्त, क्या है, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम है, ठीक है। फिर क्या आएगा उस पर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है, ठीक है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। देन आपको यहाँ पे आता है प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी आता है। अब ये बात जानना है कि इसके बाद क्या करना है, ए माइनस बी करना है, जो बच गया क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इस साल के लिए प्रॉफिट, इस साल के ही प्रॉफिट का 25% आपको स्टेट में ट्रांसफर करना है। ये फिक्स अमाउंट है भाई, इसको तो नहीं चेंज कर सकते हम लोग। बाकी जो रहा दोस्त इसका वो लोग खुद देंगे कितना अमाउंट करना है। फिर क्या करना है, ये जो टोटल आएगा इन दोनों का यहाँ पे लिख दिया और यही टोटल यहाँ डाल देंगे। इस टोटल से इन सबको माइनस में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा यही आपका नेट प्रॉफिट है, और ये जाएगा आपको कहाँ पे, रिजर्व सरप्लस में, वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो चलिए दोस्त अब एक एक करके एक एक आइटम बारे में जान लेते हैं कि उसकी हेडिंग में क्या क्या लिखना है आपको, ताकि मैं इतना क्लियर कर दूंगा दोस्त कि आप बस सम देखेंगे 80 to 90% सम बिना एडजस्टमेंट के आएगा और आप सॉल्व करेंगे, बिना एडजस्टमेंट की चीज रहती है। और आपको एक एक बारीक बताएंगे कैसे जानना है कोई चीज किस शेड्यूल में जाएगा। आई बात समझे, चलिए इसको थोड़ा रफ कर दे। आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा दोस्त तो लिख लीजिएगा, ठीक है, पहले इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझेगा और कि ये चीज क्या हो रहा है। तो अभी हम इसको रफ कर रहा हूँ दोस्त मैं, क्योंकि मुझे आपको बाकी डिटेल भी लिखना है वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको काफी समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है सीखने में। यस बॉस, आपको बहुत इंजॉय करना दोस्त, बी फ्रेंडली रहिए। जो नहीं आएगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे और भी चीजें, और ये बहुत इजी करके दूंगा। आपको खुद को लगे यार बैंकिंग पढ़ने का 15 नंबर तो मेरे फिक्स हो गए, 15 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा दोस्त, ये मेरा वादा रहेगा आपको। और बहुत कम जिसको मिलेगा दोस्त 13-14 नंबर तो बहुत इजीली मिलेगा। और आपको बाद में बता देंगे कि क्या एडजस्टमेंट लोग पूछते हैं, ठीक है। तो पहले आज एक शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं, एक के बारे में, और फिर बैलेंस शीट हम आपको सिखाएंगे तो वहाँ पे भी मालूम पड़ जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहला हमारा क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लिखा मैंने आपको, राइट, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी। अब देखिए ये क्या होता है तुम्हारा शेड्यूल नंबर 13 में आता है दोस्त, किसमें आता है ये, शेड्यूल नंबर 13। ये आपको याद रखना होगा किस शेड्यूल में आ रहे हैं। चलिए अब आपको सोचना है भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, सोचेंगे आप, बताएंगे आप। चलिए आप बैंक हो, आपने बैंक खुद देखा है भाई, अब इतने बड़े हो गए, अब इतना तो नहीं बताना है बैंक में होता क्या है। बैंक में आप गए हो, बस बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे, यानी बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न होता है, यानी जो बैंक को ब्याज आते हैं, किस किस चीज से ब्याज आते हैं, बैंक कहाँ से ब्याज वसूल सकता है, ठीक है। जो जो चीज बैंक देगा लोन पे किसी को, उसका ब्याज यहाँ पे आएगा। यानी किसका आएगा इसमें, देखिए कहाँ से बैंक के पास पैसे आ सकते हैं। एक तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी अगर बैंक ने किसी को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस पर आएगा लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस।
और कहाँ से आएगा, अगर कोई कैश क्रेडिट प्रोवाइड किया, कैश क्रेडिट दिया अगर बैंक ने तो आएगा, ठीक है, तो उसका आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए बैंक क्या करेगी, जैसे आप ही बैंक को आपने किसी को कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो वहां से आएगा। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वहां से, यानी एडवांस पे किया तो वहां से आएगा। अगर आपने क्या किया, बिल परचेस किया, ठीक है, बिल परचेस एंड डिस्काउंट, ठीक है, बिल परचेस एंड डिस्काउंट, जिसको आप क्या होते थे, बिल्स ट्रेड बिल बोलते थे आप लोग। जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सीखा ना, उसके थ्रू इससे ऐसा होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसको आपने 12वीं में सीखा दोस्त। अगर आपको डिटेल जाना होगा प्लीज मेरा वीडियो, अगला वीडियो देखेंगे, इसके प्रीवियस वीडियो में जहाँ मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज सीखा, वहाँ से आप अच्छे से सीख जाएंगे कि ये क्या चीज होता है, इसको कैसे डिस्काउंटिंग करती है बैंक, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझा दोस्तों, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं इसको भी आपको डिटेल में समझा दूंगा। आई बात समझ में। बट तब तक के लिए इतना जानिए कि बिल परचेस एंड डिस्काउंट जहाँ पे लिखा रहेगा, और जो वर्ड दे रहा हूँ दोस्त यहाँ पे वही का वही वर्ड आपकी बुक में छपा होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे दोस्त, एवरीथिंग इज व्हाट, इट्स नॉट द रिलेटेड टू द पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। ये सभी चीज आप जो पढ़ रहे हो, क्या है ये चीजें, आपको एक बस क्या है, एक फॉर्मेट के तौर पे याद करना है, फॉर्मेट के तौर पर समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे यार जीतू ने जो पढ़ा वही होता होगा बैंक, अरे ऐसा नहीं है भाई। आप बैंक में जाओगे बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैंने बैंक अभी 2% पढ़ा है, बैंक में इतने सारे प्रोसेसिंग होते बॉस, उसको कहाँ बताएंगे। अभी अगर कोई पूछता है कि भाई ये चीज क्यों लिखा था, जितना मुझे पता है दोस्त मैं बताऊंगा, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो पे आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बिल परचेस एंड डिस्काउंट हो गया। अब और क्या कर सकती है बैंक, आप सोचिए बैंक और क्या कर सकती है दोस्त, यानी बैंक लोन एडवांस दे सकती है, कैश क्रेडिट दे सकती है, बिल परचेस कर सकती है, उसको डिस्काउंट करा सकती है। तो मैंने ये भी सारे अमाउंट लिख दिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ बैंक के पास तब पैसा आएगा जब बैंक किसी को पैसा उधार दे, चाहे वो हाउसिंग लोन के, अब बोल रहे ना भाई कि लोन, मैंने कहा लोन लिखा है दोस्त, तो लोन में बहुत होता है। बैंक ने कार लोन दिया तो भी तो उसको इंटरेस्ट आएगा, हाउसिंग लोन दिया तो भी तो उसको इंटरेस्ट आएगा। बैंक ने आपको मान लीजिए बाइक खरीदने के लिए लोन दिया तो भी तो उसको इंटरेस्ट हो गया। आई बात सुनिए, आप बैंक हो, आप सोचिए जब आप सम सॉल्व करते हो, आप ये सोचिए कि आप खुद बैंक हो, मैं बैंक हूँ भाई, मैं बैंक हूँ, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, बिकॉज ऑफ दिस। जब मैं किसी को पैसे दूंगा तो उसका मुझे ब्याज आएगा, और वही चीज यहाँ पे अपने को लिखना है। तो ये इतनी सारी चीज मैंने 3 आइटम लिख दी दोस्त, ये 3 से ज्यादा जल्दी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा तो आपको रिबेट करके आएगा, आपको माइनस करना होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, लेस होता है, रिबेट होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। रिबेट और बिल डिस्काउंटेड दिया दोस्त, ये माइनस जाएगा, और ये हो गया आपका शुरू 30। बस इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा रहेगा। पूरी बुक सर्च कर लीजिए, जाइए कहीं का बुक सर्च कीजिए, एमकॉम का बुक सर्च कर लीजिए, आपका बीबीआई बुक सर्च कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे जीतू भाई आप तो पढ़ के आए, अरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ के आए, आपको डायरेक्टली सब बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आएगा। क्योंकि मुझे पता है जब मैं बैंक जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बैंक को पैसे कहाँ से आ रहे, मैंने अनुमान लगा ली, बस होगी, और वो यहाँ लिख दी। यानी बैंक क्या लिखा, इंटरेस्ट अर्न, यानी बैंक जहाँ से ब्याज कमाती है उसमें तो खत्म हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, आ जाएगा, समझे। अब क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे अगर आपको करंट अकाउंट सब दिया तो देखें, उसके लिए वो बात की बात होती है, इसमें नहीं आता दोस्त। ये चीजें अपने इतनी आ गई यहाँ पे, और हम इसको क्या करेंगे, ठीक है। हमारा एक शेड्यूल तैयार हो गया। अब हम जाते हैं किसमें, शेड्यूल नंबर 14, इसमें जाएंगे हम लोग, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 14 क्या हो रहा है, अदर इनकम, अदर इनकम, ठीक है। आपको अदर इनकम आएगा। अब अदर इनकम मतलब क्या, आप बैंक को भाई, एक अब बैंक के पास पैसे आते कहाँ से, वो चीज आपको जानना होता है। तो एक तो बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे, एक तो बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे भाई, आपने जान लिया कि ब्याज से पैसे आएंगे, यानी जब बैंक किसी को लोन एडवांस से देगी, जब बैंक किसी को ब्याज पे पैसे देगी तो वहां से क्या होगा, आपको पैसे आएंगे, इतना तो आपको मालूम। दूसरा चीज बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे, यानी इसके अलावा दूसरा सोर्स, दैट इज कॉल्ड अदर, ठीक है। अब अदर इनकम बैंक के पास क्या आएंगे, तो सोचिए ना भाई बैंक और क्या क्या करती है, बैंक क्या करती है, ब्रोकरी भी करती है, ठीक है। तो ब्रोकरेज चार्जेस आते हैं इसके अंदर, क्या आ जाते हैं दोस्त, इसके अंदर क्या आएगा, ब्रोकरेज आ जाएगा,
ब्रोकरेज, बराबर। बैंक क्या कर दिया यहाँ पे, समझो उसको ब्रोकरेज आ गया। बैंक ने क्या कर दिया, कमीशन रिसीव किया। क्या किया, कमीशन रिसीव हो गया, तो कमीशन आ गया यहाँ पे भाई। और क्या आ सकता है यहाँ पे, देखिए बैंक ने क्या कर दिया, ब्रोकरेज लिया तो ब्रोकरेज, कमीशन लिया तो कमीशन। अब कमीशन बैंक के पास कैसे आता है, यस ये भी जानना जरूरी है। तो ऐसे ही भाई जब डीप में चलो बहुत बड़ा चीज है। तो बैंक के पास कमीशन कैसे आता है, देखिए आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, ईएस करा देते हो, यानी जब जैसे मान लीजिए आपको लाइट बिल भरना है, आपको क्या करना है, लाइट बिल भरने के लिए लाइन नहीं लगाना है। आप बैंक बोलो, बैंक भाई मेरा लाइट बिल भर दो। बैंक बोलता साहब घर में बैठो ना, बस आप अकाउंट में पैसा डाल दो, बिल भरना मेरा काम, मैं आपका बिल भरूंगा, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हो बैंक भाई मेरा लैंडलाइन का बिल भर दो, तो लैंडलाइन का, टेलीफोन का बिल, अरे साहब घर में बैठिए हम बिल भर देंगे, ठीक है। आप बोलते हो बैंक भाई मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका ब्याज मेरा रिसीव करके ला दो, बैंक बोलता भाई हम ला देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। यानी बैंक को आप जो जो बोलोगे हर सर्विस बैंक देगी। दैट इज द सर्विस अदर देन द बैंकिंग सर्विस, whatever the bank is providing other the banking service, and from that whatever the income is get by the bank is called as the other income। यानी बैंकिंग सर्विस के अलावा जो भी बैंक दूसरा काम करती है उससे उसको जो भी कमाई होगी वो सब धन इनकम समझ लो। ऐसे कमीशन ब्रोकरेज मिलते हैं उनको। अब तुम कहोगे बैंक ब्रोकरेज भी लेती है ना भाई, बैंक भी दलाली करती है। दलाली क्या करेंगे, शेयर मार्केट दलाली करते हैं भाई ये लोग भी शेयर बेचते खरीदते हैं। तुम बोलोगे बैंक हमारे लिए शेयर खरीदता, फला शेयर बाई कर दो, बैंक तुम्हारे बाई कर देगा, बोल के देखो एक बार, कर देगा भाई। बस आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आप उनको परमिशन दीजिए, सब कर दीजिए। अब उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, पैसे भाई तुमसे तो बहुत कम लेते हैं वो, तुम्हारा लाइट बिल भरने का, तुम्हारा सब भरने का पैसा तुमसे बहुत कम लेते हैं। तो उनको कमीशन कौन देता है, अब लाइट बिल वाला है तो बीएसटी दे देगा, टेलीफोन वाला है तो एमटीएन दे देगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे एलआईसी पे, एलआईसी वाले से कमीशन लेते हो। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि अब बीएसटी जानती है यार कि अगर बंदा नहीं आया वो पेमेंट कर रहे हैं, सपोज आप नहीं भरने का लाइट बिल भरने, दूसरा वाला बंदा लाइट बिल भरने नहीं, या तीसरा नहीं भरने का, कोई भरने नहीं जा रहा, बहुत लोग नहीं जाते हैं, सुस्तर करके छोड़े, जान दे अगले महीने देखेंगे नई टाइम में भरा, उनका क्या होता है, उनका इनकम प्रॉब्लम में आता है। तो बैंक को क्या करते हैं, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, उसको क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं, भाई ऐसा करो, जो भी बंदा आपके यहाँ बिल भरने के लिए बोलता है आप उसका बिल कलेक्ट करो और मुझे दे दो, और मैं आपको उसके पीछे कमीशन दूंगा। और वो कमीशन बैंक दोस्त क्या करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या एमटीएनएल क्या करती है, आपके बिल में इस तरह से ज्वाइन कर देती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। आपका बिल आया 980 रुपये, आपने भर दिया 980 रुपये, क्या कर दिया आपने, 980 रुपया भर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक ने उसमें कितने चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अपना बीएसटी ने कितना चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, नहीं ना, वो जो बैंक उसको देना वो भी चार्ज में ऐड कर देती है। ऐसा भी होता है, लेकिन हमें वो पता नहीं होता, वो हिडन कॉस्ट में आ जाता है और आपको पता नहीं रहता उस चीज। यही तो वजह है, बैंक आपको क्या बोलती है, कस्टमर मेरा क्या है, भगवान है, और आप कस्टमर हो, आप भगवान बन जाते हो। भगवान आप जो आज्ञा दो हम वो काम कर देते हैं। आई बात समझ दोस्त, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो ऐसे ही या फिर क्या होगा, अगर आपने कुछ समझो बैंक ने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी तो वहां से पैसा सेल ऑफ एसेट हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो यहाँ से पैसे आ गए, अब इतनी चीजों का ऐड कर लीजिए, बस हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपके पास में जो चीज आती है आपके पास में, ठीक है, समझ में आया सारी चीज। तो इतनी इनकम आपको समझ में आ गया, राइट, आई थिंक यू गॉट क्लियरली, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसके दूसरे शेड्यूल्स बता दे जाते हैं, ठीक है। दो और शेड्यूल और बता रहे हैं क्या लिखना होता है, तो जितना बता रहा हूँ दोस्त उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप बुक में देखिए आपको यही सारी चीज आपको मैच टू मैच मिलेंगे। इसके अलावा हो सकता है एक आधा आइटम मिले, क्योंकि मैं पूरा भगवान तो हूँ नहीं कि मैं पूरा आइटम को रट के और आपको बताऊंगा बुक में और क्या हो सकता है, बट आपको लॉजिक बता रहा हूँ दोस्तों। लॉजिक याद रखिए, जब भी सब सॉल्व कीजिए आप कहिए भाई मैं क्या हूँ, मैं बैंक, मैं क्या हूँ दोस्त, मैं बैंक हूँ। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा, इसके अंदर आपको अगला चीज सीखना होगा। क्या चीज इसके अंदर, चलिए देखते हैं। एक आपको नेक्स्ट है शेड्यूल 15, क्या आएगा वो, शेड्यूल 14 तक सीख लिया आपने, शेड्यूल 15। अब शेड्यूल 15 में क्या आएगा दोस्त, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आता है, राइट। क्या आता है हमारा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। अब आपने अभी तक तो देखा दोस्त कि बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया, लेकिन बैंक के डेफिनेशन में आपने सीखा ना
कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी, यानी बैंक पैसा देता है तो बैंक पैसा लेता भी तो है किसी से, और जब बैंक पैसा ले रहा है दोस्त उसके पीछे बैंक क्या करेगा, ब्याज भरेगा, ऑफ कोर्स ब्याज भरेगा। तो बैंक के पास किस पैसे का ब्याज भरना तो ये जानना है, यानी बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। नाउ इट मींस यू शुड नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द बैंक, राइट। तो बैंक कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बैंक 4 टाइप का डिपॉजिट, कितना है आपके बुक में, 4 टाइप का डिपॉजिट होगा जो बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। नंबर 1 फिक्स डिपॉजिट, नंबर 2 रिकरिंग डिपॉजिट, नंबर 3 करंट डिपॉजिट, नंबर 4 सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। यानी अगर आपको इसका डिपॉजिट ना लिख करके दोस्त खाली अगर आपको अकाउंट भी लिखा रहे, सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट ये सब लिखा रहे तो भी आ जाए, बट ये डिपॉजिट में आते हैं। यानी जब हम सेविंग अकाउंट बैंक में खोलते हैं तो हम बैंक में पैसा डालते हैं, यानी हमारा पैसा वहाँ डिपॉजिट रहता है, तो जितना भी उसका डिपॉजिट पड़ा रहेगा बैंक उसका ब्याज देती है। अब ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कौन सी बैंक कितना ब्याज देती है सेविंग अकाउंट पे। तो कुछ बैंक हैं दोस्त जो आपको होता है, जैसे नेशनल बैंक है, एसबीआई का रेट एक्चुअली आपको मिलता है एसबीआई रेट से 3% ज्यादा नहीं, जो भी नेशनल बैंक है 2.5 से 3% आपको ब्याज देती है। बाकी बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक है वो 4% देती है, लेकिन कुछ बैंक है दोस्त जो 6% देती है और 7% भी देती है, ठीक है, सेविंग अकाउंट पे। ऐसे भी बैंक बहुत सारे पड़े, कोटक लाइफ हो गया आपका, आईसीआईसीआई बैंक होगा, देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, तो ये सारे जो बैंक होती हैं लोग 7% तक भी जाते हैं। लेकिन आप 7% पीछे न भागिए, क्योंकि दोस्त वहां पे बहुत बारीक में लिखा रहता है, बहुत बड़ा झोंक होता है, इंसान जब देखता है वहां पे टीसी लिखा रहता है, ठीक है। तो टीसी लिखा है इसका मतलब हो गया टर्म एंड कंडीशन, यानी ये कुछ टर्म कंडीशन रहेगा तभी आपको 7% मिलेगा, तभी आपको 6% मिलेगा। जैसे कि अगर आप जाते हो, ठीक है, अब ये सब बैंक 6-7% देती है, ये क्या बोलती है भाई, अगर आपको 6% चाहिए तो आपके अकाउंट में 10,000 से ऊपर जाए डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये बैंक जो 7% दे रहा है, जहां पे वो बोलता है भाई आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा सेविंग बैलेंस होना चाहिए, तब हम आपको 7% देंगे, और 1 लाख से नीचे आया तो हम आपको 6% देंगे, और 25,000 तक मेंटेन करो तो आपको 6% देंगे, यानी 1 लाख से लेकर 25,000 तक मेंटेन करो आपको 6% देंगे, 1 लाख से ऊपर आया तो आपको 7% देंगे। ऑफ कोर्स भाई, अब आप कहोगे यार करंट अकाउंट पर भी ब्याज मिलता है, अरे भाई मिलता है, करंट अकाउंट पर भी ब्याज मिलता है। तो करंट अकाउंट पर ब्याज कौन देता है, कोटक महिंद्रा बैंक देती है सर, कोटक महिंद्रा आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन वहां भी क्या लिखा रहेगा, सेम वर्ड भाई, टीसी, ठीक है। यानी उनका कहने का मतलब है कि करंट अकाउंट में आपका हमेशा इतना बैलेंस होगा तो ही हम आपको करंट अकाउंट पे ब्याज देंगे, वरना नहीं देंगे। आइए समझ में। तो जो भी बैंकों ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, कौन कौन सा डिपॉजिट हो जाएगा दोस्त उनके पास में, एक हो जाएगा रिकरिंग हो गया, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिर क्या होगा आपके पास में, एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, करंट अकाउंट हो गया। ये 4 ही तो है भाई, ठीक है, ये 4 ही चीजें, इनके ऊपर, क्योंकि ये पैसे हम बैंक को देते हैं और बैंक इन्हीं पैसों को हमको क्या करती है, ब्याज देती है। तो जो भी यहाँ पे आएगा वो बैंक क्या करती है, ब्याज पे करती है, इसलिए क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया उसको, ठीक है। यानी बैंक वो पैसे आपसे क्यों लेती है, बिकॉज बैंक वांट टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, बैंक वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस, एंड बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो भी उन्होंने पैसे लिए उस पर जो भी पेमेंट करेंगे वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और यही तो वजह है दोस्त, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, चलिए इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करना कि अगर आपने दोस्त किसी से 10 रुपया लिया है तो आपको ये बताना है, 10 रुपया हो, 30 रुपया हो, 40 रुपया, जो भी आपने लिया किसी से, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट। जस्ट आप एक सिंपल एग्जाम्पल रखिए, अगर आपने किसी से 100 रुपया लिया है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 100 रुपीज, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 100 रुपीज। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ दिस 100 रुपीज व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दिस। है ना समझ में? और नहीं मिला तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही बता पाएंगे, ठीक है, या बार बार नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको दोस्त बार बार कैसे देखोगे, जब हमारे साथ जुड़े रहोगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए तो सब काम करना ही पड़ेगा ही आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या रहेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड करना दोस्त, यहाँ पे क्या आएगा, जो भी इंटरेस्ट पेड होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। अब हम आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि 2 चीज होता है, एक हमारा इंटरेस्ट अर्न भी आपने देखा अभी, ठीक है, इंटरेस्ट और
ये जो दोनों चीज आपने देखी है दोस्त, ये दोनों चीज जो आपने देखी है, आई बस में क्या है, दोनों चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आएगा, इंटरेस्ट अर्न आएगा। अब ये ट्रायल बैलेंस में कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट अर्न है या पेड है? जी हाँ, ये ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट में दिया है, कहा दिया रहेगा, ये ट्रायल बैलेंस में आपको कहा दिया रहेगा, क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में दिया रहेगा। और ये कहा दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट में, ट्रायल बैलेंस में आपको कहा दिया रहेगा, ये डेबिट साइड में दिया रहेगा। क्लियर हो लॉजिक है? अब आपको और ढूंढना इजी हो जाएगा। समझ में आ गया इतना चीज? आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया शेड्यूल 15 में क्या है। क्लियर? चलिए दूसरा शेड्यूल दिखा दे आपको, देखते हैं अगला शेड्यूल में क्या आता है भाई। वो भी बहुत अच्छा शेड्यूल है और वो आप बहुत दिनों से सीख रहे हो, वो तो आप देख के ही बोलोगे अरे यार ये तो मुझे आता है, ये क्या सिखा रहे हो, ये सब तो मुझे पता ही है। जी भाई आपको सब पता है, आप ही सबसे मेन हो हर चीज के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, और आपको अपने आप बोलना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज आएगा। वो है हमारा शेड्यूल नंबर 16, ठीक है, शेड्यूल्ड नंबर 16, ये हमारा शेड्यूल नंबर 16 है। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या होता है, ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। ये चीजें जो होती है दोस्त, ये मेरा आता है, ठीक है। अब ये आप बहुत इसलिए बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है आपको खुद को पता है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बताइए वहां पे क्या क्या चीज आप देखते हो, खुली नजर से जाके देखिए और लिख डालिए यहाँ पे और आंसर तैयार हो जाएगा। बस हो गया यही चीज इसके अंदर। तो क्या चीज हो सकता है वो, जो आप जाते हो बैंक में आप क्या देखते हो, वहां भाई एक क्लर्क बैठा है ना, पगार चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, पगार तो चाहिए ना दोस्त, दे वांट द सैलरी नो, तो यहाँ पे क्या आ गया, सैलरी आ गया भाई, सैलरी, ठीक है। अब क्या चाहिए उनको, बोनस भी देते हो ना, तो बोनस आ गया, लिख दो ना यार बोनस, ठीक है, बोनस आ गया आपके। थोड़ा दूर तो लिखते दोस्त क्योंकि बड़े बड़े आइटम का नाम भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अब आइटम लोग बोल रहे हैं भाई, वो आइटम बहुत समझा करो, ठीक है। आइटम मतलब इनके अंदर के आइटम, नहीं तो आप लोग बोलेंगे आइटम बोल रहा है, बार बार आइटम बोल रहा है, आइटम बोले भाई तो इनको मैं आइटम बोलता हूँ, ठीक है, बोनस, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा भी आएगा सीखने के लिए। चलिए ठीक है, बोनस आ गया। अब क्या होगा, आपने वहाँ पे क्या देखा यार, वहाँ पे बैंक मैनेजर बैठता है, तो बैंक मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, ठीक है, मैनेजर की सैलरी आ गई, ठीक है। अब बताइए बैंक का तो ऑडिटर भी होगा ना भाई, तो ऑडिटर पैसा लेगा, तो ऑडिट फीस लिख दो ना भाई, क्या लिख दो, ऑडिट फीस, आपने क्या लिख देनी है, ऑडिट फीस। और ये आपका तैयार हो रहा है धीरे धीरे। अब और क्या हो सकता है बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, यस, बैंक में थोड़े बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यस, यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। किसी का है तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली दिया रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, अगर आपको एडजस्टमेंट दिया तो यहाँ पे किसी न किसी के साथ में क्या आएगा, ऐड होगा, इसलिए नहीं भी लिखोगे आप तो चलेगा फॉर्मेट में, ठीक है। और देखते हैं क्या आएगा, रेंट। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जो बैंक होते हैं भाड़े की जमीन पे खोला रहता है, यानी भाड़े की जमीन लेकर के या भाड़े का फ्लैट लेकर के उसके अंदर लोग क्या होते हैं, छोटा बैंक का एक छोटा ब्रांच बना देते हैं, उसको हम लोग क्या सकते हैं, रेंट भी लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। रेंट हो गया तो रेंट आ गया। और क्या आएगा इसके अंदर, अब बैंक में क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, होता है ना भाई, बैंक एडवर्टाइजमेंट करती नहीं, कितना सारा बैनर लगा देखते हो, इतना % इंटरेस्ट है, जो बड़े बड़े बैनर बैंक के बाहर लगे रहते हैं, क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट लेना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ गया, राइट। तो ये चीजें आपने देख ली, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा भाई, इसके अंदर और बहुत सारी चीज क्या आएंगी, ऐसे ही आपको समझो बैड डेप्थ हो गया कोई चीज, तो बैड डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे, बैड डेप्थ, ठीक है, बैड डेप्थ आ गया। अब बोलोगे भाई यहाँ डेप्रिसिएशन होता ना भाई, कंप्यूटर रहता है उनके बाद में फर्नीचर रहता है, वो भी खराब होता रहता, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्त आप बहुत सारे आइटम का नाम याद रख सकते हो, एक तो हम लोग इसके अंदर नहीं बोल सकते दोस्त, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर छोटे छोटे खर्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो सन्ड्री एक्सपेंस लिख देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब दोस्त इतना सारा एक्सपेंस है भाई, उसको कितना आप लिखते रहोगे, कितना लिखोगे, बट इतना तो समझ लीजिए क्या आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलिए भाई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल डालते रहिए कोई भी चीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस भाई ये भी आ गया, लीजिए ये भी डाल दिए। आप बोलते भैया टेलीफोन बिल, हाँ भाई डालो ना, टेलीफोन बिल भी आएगा, टेलीफोन बिल,
टेलीफोन बिल भी आएगा। आई बात समझ गए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती दोस्त, टेलीफोन बिल भी आ गया आपको, लीजिए। और क्या चाहिए भाई बोलो? ऐसा कितना सारा एक्सपेंस है दोस्त जो लिखेंगे, क्योंकि ये बाया थोड़ी करना है आपको, आपको बस देखना है बैंक में क्या क्या खर्चा है वो डाल दीजिए यहाँ पे। जो आपको इंटरेस्ट के अलावा जो भी बैंक का खर्चा दिखा सब यहाँ चिपका दीजिए। आई थिंक इतना सारा चीज क्या हो गया आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? अब बैंक को बनाया है दोस्त, बैंक को आपने एस्टेब्लिश किया तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लिख दिया। अगर मैं चाहूँ तो और भी लिख दूँ, लो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लिख देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब तो भाई बस करो क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, ज्यादा लिखूंगा तो थोड़ा बहुत आपको भी याद रखना होगा, क्योंकि आपको भी पढ़ना है ना। सारा सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या सोचेंगे, क्योंकि सोचना तो आपको ही पड़ेगा दोस्त। और मैं यही कहूंगा दोस्त, कभी पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक मत बाय हार्ट कीजिए, जो भी होगा लॉजिकली पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए कि सेटिंग में कोई चीज क्यों जा रही है, और ताकि आप कहीं भी जाओ तो सीख जाओ। क्योंकि क्या होता है दोस्त, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, different type of bank, different type of expenditure. So how you are going to decide? And ये सिर्फ यहीं पे थोड़ी सीमित है, ये आपको कंपनी में भी यूटिलाइज करना है। तो हर कंपनी का अलग अलग खर्चा, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है भाई, कैसे सीखोगे? ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अभी आपको एक और सिखा देते हैं, इसके अंदर है बचाए क्या है वो, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, क्या है वहाँ पे, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी, और वो आप सीख जाओगे, वो तो बहुत ईजी है भाई। ठीक है, देखिए अभी क्या आएगा आपको, नेक्स्ट हेडिंग जो होता है उसका प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, ये बोलता है दोस्त प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में क्या आएगा, आप बोलिए जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्या हो सकता है पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, जिसे आप शॉर्टकट में क्या करते हो, RDD भी बोल देते हो, क्या बोलते हो इसको, RDD। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया आपके पास है। अगर बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है दोस्तों, ठीक है। अगर खाली बैड डेब्ट्स रहा तो 16 में डालना है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो इसको। ठीक है, और क्या आएगा दोस्त इसके अंदर, निकाल आइटम अब भी याद दिला, चलो ठीक है लिख देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, वेरी गुड दोस्त, जितना सोचोगे उतना आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमने टोटल किया और जितना अमाउंट है ये ले जाकर ऑफिस में बता, हो गया दोस्त, इतना सिंपल। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट रिजर्व बता दिया कि कितना परसेंट ट्रांसफर करना होता है, 25% ट्रांसफर करना होता है। तो आज आपने देखा दोस्त कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल एंड व्हाट आर द आइटम विच इंक्लूड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल। आई थिंक इससे आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको देता वहां पे कि यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर टैक्स 55%, या समझो 40% अगर वो बोलता है कैलकुलेट करना है ये टैक्स, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एक बार फॉर्मूला सिंपल से बता देता हूँ। क्या करना है आपको, शेड्यूल नंबर 13, क्या करना है, शेड्यूल नंबर 13 प्लस क्या करना है 14 माइनस 15 प्लस 16 प्लस क्या करना है आपको यहाँ पे इतना जाएगा। अगर कोई कॉन्टीजेंसी जैसे RDD है यानी प्लस RDD, ठीक है, और RBD है प्लस RBD, बैड डेब्ट्स हो गया, RDD प्लस बैड डेब्ट्स, अगर ये है इनको ऐड करके, ठीक है, इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड करके माइनस कर दो, जो भी बचेगा दोस्त उसी का आपको 40% कितना लेना है, 40% मार दो, 40% मार दो, 50% मार दो, 50% मार दो, और 60% मार 60%। अब इतना बड़ा तो टैक्स भरेगा नहीं भाई, ऐसा मत सोचो 60-70% टैक्स भरेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। 40% से ज़्यादा उनको टैक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो 40, 25, 30 तक आपको दिया रहेगा, डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो कितना डिसाइड करते हैं बैंक को कितना टैक्स भरना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा दोस्त। कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छे समझ के फिर बताइएगा। जब आप मोटिवेट करेंगे दोस्त तो हम आपको इसके बाद का भी बता देंगे और बैलेंस भी सिखा देंगे, यहाँ तक आपको पूरा सम सिखा देंगे दोस्त, और हार्डली 3 या 4 सम सिखाएंगे कि आप सीख जाओगे कि हाउ टू प्रिपेयर इट। बस आपको अच्छे से पहले शेड्यूल अच्छे से याद हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में कुल कितने शेड्यूल होते हैं। ठीक है, अभी बता देते हैं कुल टोटल आपको पूरे स्पाइनल अकाउंट में 16 शेड्यूल फॉलो होते हैं। 4 शेड्यूल आपने यहाँ सीखा, अभी 12 शेड्यूल और आपके बचे हुए हैं जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट बाद में बताते हैं। थैंक यू सो मच।